हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2 विष के दांत, जो हमारे नलिन बिलोचन शर्मा के जो द्वारा रचित यह पाठ है। इसका हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ देखने वाले हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है विष के दांत, जो नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा रचित है। यह पाठ है जो एक कहानी है। इम्पॉर्टेंट पार्ट को नोट कर दीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में प्रॉब्लम ना हो सके। यह पाठ क्या है दोस्तों? कहानी है। अब जानते हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को था और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गया था। बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। माता पिता इनके थे रत्नावती माता थे और रामावतार शर्मा पिता थे। शिक्षा की बात करें तो ये इन्होंने पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ाई किया और पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। और ये बहुत जगह बहुत सारे कॉलेज स्कूलों में ये प्रोफेसर के रूप में भी और एक प्रधानाध्यापक के रूप में भी रहकर कार्य कर चुके थे। रचना की बात करें तो रचना में इनका प्रसिद्ध है एक दृष्टिकोण, जो एक आलोचना है, एक मानदंड, एक साहित्य का इतिहास दर्शन और एक हम लोग जो पढ़ रहे हैं विष के दांत। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम लोग जानते हैं जो कहानी हम लोग को पढ़ना है विष के दांत, उसमें कौन कौन से पात्र हैं, कहानी में किनका किनका नाम आया है या किनके बारे में हमको जानना है। उस कहानी के पात्र क्या जानते हैं। तो कहानी का मेन पात्र एक सेन साहब है हमारे, दूसरा मदन है, तीसरा गिरधर लाल है और चौथा खोखा है जिसका नाम कासू भी है। ये मदन जो आप देख रहे हैं ये पुत्र है किसका? तो गिरधर लाल का। और ये खोखा है, ये भी पुत्र ही है। ये पुत्र है हमारे सेन साहब जी का। सेन साहब जी कुल 6 संतान थे, जिसमें 5 बेटी थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये 5 इनकी बेटी थी। और एक बुढ़ापे का सहारा था हमारा खोखा, इसका कासू भी नाम था, जो बहुत ही शैतान था। तो चलिए अब इस पाठ के माध्यम से हम लोग जानते हैं कहानी को। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारे सेन साहब के यहाँ से। सेन साहब के पास एक काली चमचमाती कार थी जो बहुत ही न्यू मॉडल की थी, जिसे उन्होंने 7,500 में खरीदा था। उस समय का में 7,500 का बहुत महत्व होता था। तो उन्होंने उस कार को 7,500 में खरीदा था। वो ऐसा काली चमचमाती कार थी कि उस पर आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। आजकल काला चीज पर तो कोई दिखता नहीं है, लेकिन वह कार इतनी चमकदार थी कि उस पर आप चेहरा भी देख सकते हैं। बिल्कुल काला था, फिर भी आप अपना चेहरा देख सकते थे। किसी को भी वहां तक तो फटकने भी नहीं दिया जाता था, मतलब गाड़ी के आसपास किसी को आने भी नहीं दिया जाता था। और अगर गाड़ी के ऊपर एक भी धब्बा अगर लग गया तो सोफर और जो क्लीनर था उसको समझो सहमत ही आ जाती थी। सोफर कार था ड्राइवर, जो गाड़ी को चलाता है उसे सोफर या ड्राइवर कहा जाता है। तो उस पर अगर एक धब्बा भी आ जाए तो ड्राइवर और सोफर की समझो सहमत आ गए। सेन साहब की जो 5 बेटियां थी बहुत ही सुशील, समझदार और संस्कारी थे। सेन साहब ने उसे यह तो नहीं सिखाया था कि क्या करना है, लेकिन यह जरूर सिखाया था कि हमें क्या नहीं करना है। पूरे टोला या मोहल्ला भर में सेन साहब की बेटियां के आज तक किसी ने खिलखिलाहट नहीं सुनी थी। न उसे किसी ने बाहर खेलते देखा था, न कभी आंगन में देखा था, न कभी गली में देखा था। किसी ने उसको तो हंसते भी आज तक नहीं सुना। ये थी सेन साहब की 5 सुपुत्रियां जो बहुत ही संस्कारी थी। लेकिन एक उनका जो बुढ़ापे का सहारा था हमारा खोखा, समझिए नालायक, शैतान, जो भी कहिए सब यही था, खोखा ही था। जो उनका बुढ़ापे का लेकिन सहारा था, जो भी था बुढ़ापे का सहारा था। सेन साहब इसे बहुत चाहते थे। अब कहा कि बेटा हुआ, बेटा तो समझिए बेटी से कितना बढ़कर होती है बेटा धन। लेकिन ये जो खोखा था समझिए धन नहीं बेधन था। एक समय सेन साहब के यहाँ कुछ मेहमान आते हैं। तो कुछ मेहमान आते हैं, उनको बैठाया जाता है। जो मेहमान रूम होता है वहाँ मेहमान कक्ष में बैठाया जाता है। सभी लोग दोस्त मिलकर आपस में गपशप कर रहे थे, सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इसी बात पर एक चर्चा निकल जाता है कि किसका बेटा क्या बनेगा। इसी बात पर एक चर्चा निकल जाता है। तो सेन साहब ने बड़े गर्व से कहते हैं कि
मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। सेन साहब को बहुत से लोग कहते थे कि क्यों नहीं आप अपना बेटे को स्कूल या कोई कॉलेज में दाखिला करा देते, लेकिन सेन साहब का कहना था नहीं, मैं अपने बेटे को तो इंजीनियर बनाऊंगा, एक जेंटलमैन बनाऊंगा। लेकिन खोखा में ऐसा कोई लक्षण ही नहीं था कि इंजीनियर बन सके। उसको तो हमेशा शैतानी सोचती थी। खोखा में ऐसा कोई लक्षण ही नहीं था जो इंजीनियर उसे बन सके। लेकिन सेन साहब का सपना क्या था कि मैं अपने बेटे को एक जेंटलमैन इंजीनियर बनाऊंगा। तो उनका क्या करना था कि मैं अपने बेटे को स्कूल कॉलेज में दाखिला न कराकर उसे अपने फैक्ट्री कारखाने भेज दूं, ताकि वह बड़ाई के साथ रहकर कुछ औजार चलाना सीख जाए। ये सब बातें हो रही थी उन सभी दोस्तों के बीच। उस सारे दोस्त में से एक पत्रकार महोदय भी थे, जो खोखा एक दो लक्षण देखे थे जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सेन साहब से कहा कि लगता है आपका बेटा बहुत ही समझदार और सुशील है। लेकिन ऐसा तो था नहीं, एक दो लक्षण उन्होंने देख लिया तो लगा बहुत अच्छा है। सेन साहब बहुत गर्व से कहते हैं, हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। इस तरह बातें हो रही थी। उसी बीच जो महोदय थे, पत्रकार महोदय, वो चुप रह जाते हैं उनकी बातें सुनकर, क्योंकि सभी दोस्तों को पता था कि सेन साहब का विचार कैसा है। वो अपनी तारीफ खुद करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी तारीफ खुद करता है तो वो समझ जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। इसी बीच बाहर से शोरगुल का आवाज आने लगता। सभी लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं सोफर जो ड्राइवर था उनका, उनसे मदन नाम का लड़का था जो गिरधर लाल का बेटा था। गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ काम करता था। तो वहीं मदन सोफर से झगड़ा कर रहा था। सोफर कहता है सेन साहब से कि देखें ना साहब, ये मदन सुन नहीं रहा है और ये बार बार गाड़ी को छूने की कोशिश कर रहा, और इसकी माँ भी मुझसे उलझ रही है। उसकी माँ, जो मदन की माँ थी, वो सेन साहब को देखकर चुप हो जाती है। उनके जो होठ थे, उनको होठ को दबे देखकर सेन साहब की माँ बिल्कुल शांत हो जाती है। और सेन साहब कहते हैं उनकी माँ से कि ले जाओ अपने बेटे को, तुम्हारा बेटा नालायक है, ये है वो है, इस तरह की बात बोलते हैं सेन साहब। और जो माँ थी मदन की, वह उस घुटने में उनको चोट लग गया था मदन को, सोफर ने उसे ढकेल दिया था तो शायद उसके घुटने से खून बहने लगा था। तो उसकी माँ, मदन की माँ जो थी, खून पोंछते हुए चली जाती है। इतने में ही गाड़ी के पीछे से खटर खटर की आवाज आने लगती है। सभी लोग गाड़ी के पीछे जाते हैं, देखते हैं तो वहां सेन साहब खोखा को अपनी गोदी में उठा लेते हैं और जो गाड़ी का जो लाइट होता है पिछला, वो चूर चूर हो रहता है। यहाँ पर हमारे सेन साहब बहुत ही संबोधित तरीके से कहते हैं, बहुत ही गर्व महसूस करके कहते हैं, देखा आप लोगों ने, इसे कितना दिलचस्पी है इन सबों में। अब लगता है कि मेरा बेटा इंजीनियर जरूर बनेगा। मतलब यहाँ भी सेन साहब जो हैं अपने बेटे की तारीफ का गांठ बांधे हुए हैं। आगे समझिए, आगे भी बहुत जगह सेन साहब अपने बेटे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन असलियत में जो था आप लोग भी जानते हैं और बाकी दोस्त भी जानते थे कि कैसा उसका बेटा था खोखा जो। और समझिएगा, सभी लोग जाने लगते हैं, उसके दोस्त जो है सभी जो लोग जाने लगते हैं। तो पत्रकार महोदय सभी अपने परिवार से ही चले जाते हैं। मिस्टर सिंह जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचते हैं और दरवाजा खोलकर बैठने लगते हैं तो देखते हैं उनके टायर का हवा निकला हुआ है। तो आज सेन साहब अपने सोफर से बुलाते हैं और पूछते हैं इसके बारे में। तो सोफर कहता है कि लगता है कासू, यह सब क्रिया जो है वो कासू का किया है, कासू यहाँ खेल रहा था। तो सेन साहब अपने नौकरों से कहते हैं कि लॉन में कुर्सी लगाओ, हम लोग वहां जाकर बैठेंगे, और वह सोफर से कहकर उस टायर में हवा भरवाने के लिए कहते हैं। तो सोफर लाकर टायर में हवा भरने का। इसी बीच मिस्टर सिंह और सेन साहब जाकर लॉन में बातचीत कर लेते हैं। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी सेन साहब अपने बेटे का तारीफ का गांठ बांधते हैं। क्या गांठ बांधते हैं? वह मिस्टर सिंह से कहते हैं कि देखा आपने कि किसे कितना दिलचस्पी है इन सब कामों में। वो अपने टायर का हवा निकाल कर चेक कर रहा था क्या होता है नहीं होता जो। तो ये सब अपने बेटे की तारीफ कर रहे थे मिस्टर सिंह के जगह भी। तो आगे समझिएगा, फिर जब टायर में हवा भर जाती है तो मिस्टर सिंह चले जाते हैं। सेन साहब फिर गिरधर लाल को, जब शाम का वक्त होता है तो सेन साहब गिरधर लाल को आउट हाउस में बुलाने का हुक्म देते हैं। गिरधर लाल जो मजदूर था, इनके फैक्ट्री में काम कर रहा था, गिरधर लाल को जब बुलाया था तो वो चला था। वह सेन साहब की जगह मुंह झुकाकर खड़ा होता। सेन साहब कहते हैं
कि तुम्हारा बेटा का लगता है शौक बढ़ते जा रहा है। वह आज तुमने देखा कि कैसे वो सोफर से झगड़ा कर रहा था और तुम्हारी पत्नी भी जो थी वह सोफर से झगड़ रही थी। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर गुंडे और बदमाश बनते हैं। ऐसा कहा किसने? सेन साहब ने। किससे? तो गिरधर लाल से। मदन के बारे में ऐसा कहा कि मदन जैसे लड़के ही आगे चलकर गुंडे और बदमाश बनते हैं। गिरधर लाल कुछ ना कर सिर्फ सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा था, कभी कभी जी कर देता था। फिर सेन साहब उसे जाने के लिए कहते हैं। फिर सेन साहब की पत्नी सेन साहब से बात करती है, बोलती है कि मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, अगर मैं वहां होती तो उसका खाल उधेड़ देती। गिरधर लाल की बीवी ने ही मदन को बिगाड़ कर रखा, ऐसा कहते हैं हमारे सेन साहब की धर्मपत्नी। फिर माता सेन, जो सेन साहब की माता श्री थी, वह सेन साहब की बात सुनकर बहुत ही चिढ़ रही थी। वह अपनी चिड़चिड़ापन भी मदन पर उतार देती है। वह कहती है कैसा कौवे की तरह काँव काँव कर रहा है, बिल्कुल भिखमंगा है क्या? ये बात गिरधर लाल को बहुत ही ठेस लगती है। फिर भी गिरधर लाल कुछ ना कर वहां से चुपचाप चला जाता है। उसके अगले दिन खोखा जो था वह अपने बरामदा में खेल रहा था और बाहर जो मदन और मदन के दोस्त आपस में लट्टू नचा रहे थे। खोखा ने चाहा कि मैं भी लट्टू नचाऊं, तो वह मदन के पास जाता है और बोलता है, अरे मुझे भी लट्टू दो, मैं भी खेलूंगा। अपने वहां अमीरी का छाव दिखाता है। कौन? खोखा। सभी जो बिरादरी के सभी बच्चे थे, सभी लोगों को यह मंजूर नहीं था कि खोखा उनके साथ खेले, और जो सभी बच्चों का लीडर था मदन, वो उसको भी मंजूर नहीं था। तो वह क्या कहता है खोखा से, सुनिएगा, अबे जा, आया तो लट्टू खेलने वाला। इस तरह मदन किससे बोलता है? खोखा को। तो खोखा मदन को एक घूसा मार देता है। तो मदन वो लड़का था जिसे सेन साहब ने कहा था कि आगे चलकर ही ऐसे बच्चे गुंडे और बदमाश बनते हैं। वो भी मदन ने भी खोखा को मारा। इस तरह उनके बीच लड़ाई होने लगी। लड़ाई तो कोई खास नहीं हुआ, बस कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई हुआ और तुरंत तितर बितर भी हो गए, सभी एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन शाम जब हुई, मदन अपने घर गया ही नहीं। 8-9 बजे, लेकिन मदन अपने घर गया नहीं। लेकिन जब उसको भूख लगी तो वह जो गली के पीछे दरवाजा था उससे अपने घर में घुस गया और धीरे से किमारी खोलकर किचन में वह चला गया। वहां देखा खाना, क्योंकि उसको भूख लगा था तो खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तो बगल वाले कमरे से आवाज आ रही थी। जो मदन की माँ थी और उनको जो पिता थे वो बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से। तो उस मदन ने उन्हें सुनना चाहा। माँ क्या बोली उसको तो मदन तो सुन नहीं पाया, लेकिन उनके जो पिताजी थे गिरधर लाल, वो चिल्लाकर बोलते हैं कि सेन साहब ने उसे क्या कहा था कि जाओ, कल से तुम्हारा आना बंद, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। इस तरह की बातें गिरधर लाल अपनी पत्नी से कह रहा था। सेन साहब ने ऐसा बोला था उसको कि आज से तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ नहीं आना। मतलब समझिए, लग रहा था गिरधर लाल को कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो वह अपनी पत्नी से बहुत तेज आवाजों में बात कर रहा था। यह सब मदन सुन रहा था। वह जैसे ही किचन से बाहर आता है तो कोई बर्तन उसके पाँव में टकरा जाता है, जिससे ढनर ढनर की आवाज आने लगती है। इसी बीच गिरधर लाल अपने कमरे से बाहर आ जाता है अपनी पत्नी के साथ। मदन अपने पिता को देखकर घबरा जाता है। वह अपने जो हाथ था वो सीने पर रख लेता है। उसे तो पता था कि अब हमें डांट पड़ना जरूरी है, लेकिन गिरधर लाल वहां जाता है मदन के पास और उसे गले लगा लेता है। गले लगा क्या कहता है, शाबाश बेटा, आज तूने बहुत अच्छा काम किया। जो अमीरी दिखा रहा था हमारा खोखा, उसके तुमने 20 के दांत तोड़ डाले। ये कहता है हमारा गिरधर लाल किसे? मदन से। अब ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि समझे फ्रेंड्स, जितने भी अमीर थे हमारे सेन साहब, वह जब भी गिरधर लाल से बात करते थे तो अपनी अमीरी का छाव दिखाते थे। किसके सामने? गिरधर लाल के सामने। और गिरधर लाल जो था उनके यहाँ लेबर का काम करता था, वो अब मजबूरी होकर उनकी बातें सुनता था। सेन साहब उसे या सेन साहब की माँ या पत्नी कुछ ही बोल रहे थे, गिरधर लाल कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ जी जी कहकर उनकी बातें मान रहा था। तो ऐसा था हमारा गिरधर लाल। इसलिए अपने बेटों को उन्होंने अच्छा कहा, क्योंकि वह उसके अमीरी का जो भूत था खोखा के सर पर, उसे उतार दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ तक हमने इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अर्थ बता दिया है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा।
और जो जो इम्पोर्टेंट है उसे नोट करती जाइएगा। इसको सुनने के बाद जो हमने अभी आपको हिंदी अर्थ बताया है, इसको सुनने के बाद ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जो आपसे छूट सकता है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं जो आपसे छूट सकता है। और ये सारे चीज जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यह जो पाठ है यह लिया गया है अन्य कहानियों से। यह पाठ जो 20 के दांत है ये लिया गया है अन्य कहानियों से। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है, तो अन्य कहानियों से लिया गया है। तो आपका यहाँ तक हिंदी अर्थ समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।